नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ब्योमकेश बख्शी सीरीज का चौथा अध्याय, कहानी वसीयत का जंजाल, लेखक शरदेंदु बंदोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। हमारा खानसामा रात का खाना समाप्त हो जाने पर सामने के घर में अपने गांव के दोस्तों के पास काफ़ी देर तक बैठा रहता है। यह मैं जानती थी, इसलिए दादा के आने तक मैंने इंतजार नहीं किया। 10 बजे तक मैंने खाने की मेज को साफ किया और ऊपर अपने कमरे में सोने चली आई। मैं अभी सोई ही थी कि कुछ आहट सुनकर मेरी आंखें खुल गई। मुझे लगा दादा के कमरे से कुछ आवाज़ आई है, जैसे कोई भारी चीज, मेज या बड़ा बक्सा फर्श पर खींचा जा रहा हो। यह सोचकर कि दादा शायद सिनेमा देखकर लौटे हैं, मैंने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन जाने क्यों नींद नहीं आई। कुछ देर आंखें खोले लेटी रही। दादा के कमरे से और आवाज़ें नहीं आई। मैंने सोचा दादा अब सो गए हैं। घंटा भर भी बीता ना होगा कि गलियारे से मुझे फिर आहट सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता से चल रहा हो। मुझे आश्चर्य हुआ, दादा कब के सो गए थे तो फिर कौन हो सकता है। मैं धीरे से उठी और दरवाजे की फांक से देखा। दादा चुपचाप अपने कमरे में घुसे और पीछे से उन्होंने दरवाजा बंद किया है। गलियारे में चूंकि चांदनी छिटकी हुई थी, इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से दादा को देखा था। ब्योमकेश ने टोका, केवल एक स्पष्टीकरण, क्या सुकुमार बाबू जूते पहने हुए थे? हाँ। क्या उनके हाथ में कुछ था? नहीं। कुछ नहीं, कोई कागज या बोतल? कुछ नहीं। क्या समय होगा, क्या आपने देखा है? सत्यवती ने कहा, इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि सभी घड़ियों में 12 बजे के घंटे बजने लगे थे। ओह। सत्यवती ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई यह सब क्या हो रहा है। दादा 15 मिनट पहले आ गए थे, यह मुझे उनके कमरे से आई आवाज़ से पता लगा था। तो फिर अब वे कहाँ गए थे? एकाएक मुझे ख्याल आया कि कहीं काका की तबीयत तो खराब नहीं हो गई और दादा उन्हें देखने गए हों। काका को कभी कभी रात में आर्थराइटिस का दर्द होने लगता था और वे सो नहीं पाते थे। ऐसे मौके पर उन्हें सुलाने के लिए दवा देनी पड़ती थी। मैं आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर काका के कमरे की ओर जाने लगी। वे हमेशा दरवाज़ा खुला ही रखते थे। मैं कमरे में घुसी, वहाँ अंधेरा था, पर वहाँ एक अजीब सी महक थी। मैं नहीं कह सकती थी कि वह कैसी थी, तेज तो नहीं थी पर थी चारों ओर। क्या वह मीठी सी महक थी? हाँ, जैसी सिरप की होती है। हाँ वही तो, क्लोरोफॉर्म। अच्छा फिर? लाइट का स्विच दरवाजे के पास ही था। मैंने लाइट जला दी और देखा कि काका पलंग पर लेटे हैं। मुझे लगा सो रहे हैं। उनके शरीर को देखकर यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था कि उनकी, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल धड़कने लगा। उस महक ने मेरे सांसों में घुटन जैसी पैदा कर दी, जैसे किसी ने मेरे नाक पर गीली पट्टी लगा दी हो। कुछ देर मैं दरवाजे के पास खड़ी रही, अपने को समझाने की कोशिश करती रही कि यह महक दवा की है जिसे लेकर काका अभी अभी सो गए हैं। मेरे पांव कांप रहे थे, पर मैं बहुत सावधानी से काका के पलंग के पास गई। मैंने आगे झुककर देखा, वे सांस नहीं ले रहे हैं। मैं कह नहीं सकती मेरे अंदर क्या हो रहा था। मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। मेरा सिर चकराने लगा। अपने को संभालने के लिए मैंने आगे बढ़कर काका के तकिए को छुआ। मेरा हाथ उनके गले पर गिरा। मेरे हाथ में कुछ कांटे जैसी चुभन हुई। मैंने देखा उनके गले में एक सुई घुसी हुई है, सुई में धागा भी लगा है। मैं वहां और अधिक देर तक नहीं रुक पाई। मुझे नहीं मालूम कैसे मुझ में लाइट बुझाने और वापस अपने कमरे में आने की ताकत आई। जब तक मुझे होश आया तब तक मैंने अपने को पलंग पर बैठा पाया। मैं थर थर काँप कर रो रही थी। शेष बातें तो आप जानते ही हैं। मुझे दादा पर शक नहीं था क्योंकि मैं जानती थी कि वह यह नहीं कर सकते। फिर भी मुझे यह सोचने में अधिक समय नहीं लगा कि मैं यह सब किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि बताने से दादा की स्थिति और भी खराब हो सकती है। दूसरे दिन सुबह मैंने किसी प्रकार चाय बनाई और काका के कमरे में ले गई। यह कहते हुए सत्यवती की आवाज़ मध्यम पढ़कर लड़खड़ाने लगी। उसका अस्वाभाविक पीला मुंह और दहशत से त्रस्त आंखें साफ गवाही दे रही थी कि बीती रात उसने कितनी उलझनों और यातना से गुजारी है। मैंने ब्योमकेश के मुंह को देखा। उसकी आंखों में चमक दिखाई दी। वह बोला, मैंने आज तक आप जैसी असाधारण लड़की नहीं देखी। कोई और होती तो चिल्लाती, शोर मचाती और बेहोश होकर उसने दुनिया को सिर पर उठा लिया होता, लेकिन आप केवल दादा के लिए। ब्योमकेश ने खड़े होकर कहा, अब आप घर जाइए, कल सुबह वहां आऊँगा। सत्यवती उठी और घबरा कर बोली, किंतु आपने कुछ बताया नहीं। ब्योमकेश, बताने को क्या है? मैं आपको ऐसी कोई उम्मीद नहीं दे सकता जो बाद में आपको निराशा दे। इस पूरे कांड में विधु बाबू नामक
महाज्ञानी शामिल हैं, यह नहीं जानती क्या? बहरहाल यह तो मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि यदि आपने मुझे पहले दिन ही सब कुछ बता दिया होता तो पूरा केस अब तक आसानी से सुलझ गया होता। सत्यवती ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से पूछा, जो कुछ मैंने कहा है क्या वह दादा को नुकसान पहुंचाएगा? आपको विश्वास है ब्योमकेश बाबू, मेरा अपना कोई नहीं? यह कहते हुए उसका गला भराया। ब्योमकेश ने तेजी से उठकर उसके लिए दरवाजा खोला और मुस्कुराकर बोला, अब आप जल्दी कीजिए, देर हो रही है। और फिर यह कुंवारों का घर है। सत्यवती उठी और दुखी मन से जाने लगी, लेकिन जैसे ही वह द्वार पर पहुंची ब्योमकेश ने दबी जबान से कुछ कहा जो मैं नहीं सुन पाया। सत्यवती ने चौंक कर ब्योमकेश को देखा। उसकी आंखों में मुझे आंसू भरे आभार की झलक दिखाई दी। हाथ उठाकर उसने अभिवादन किया और सीढ़ियां उतर गई। दरवाजा बंद करके ब्योमकेश आकर बैठ गया और अपनी घड़ी देखकर बोला, अरे 7 बज गए। फिर अपने मन में हिसाब लगाने के बाद बोला, अभी काफ़ी समय है। उत्सुकतावश में अपने को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, ब्योमकेश तुम्हें अब क्या लग रहा है? मैं तो कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे आभास हो रहा है कि तुम्हें सारे तथ्यों की जानकारी हो गई है। ब्योमकेश ने सिर हिलाकर कहा, सब कुछ नहीं, अभी नहीं। मैंने कहा, तुम जो भी कहो, किंतु यह निश्चित है कि वह सुकुमार नहीं है, भले ही उसके खिलाफ सबूत मौजूद हो। ब्योमकेश हंसकर बोला, तो फिर कौन है? मैं वो सब नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से वह सुकुमार तो नहीं है। ब्योमकेश चुप रहा। उसने सिगरेट सुलगाया और लंबे कश खींचने लगा। मुझे लगा अब वह और कुछ नहीं बोलेगा। मैं भी शांति से केस की विचित्र उलझनों के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद ब्योमकेश ने एकाएक पूछा, मेरे ख्याल से तुम सत्यवती को सुंदर नहीं कह सकते ना? चकराकर मैंने उसकी ओर देखकर बोला, ऐसा क्यों पूछते हो? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मैं समझता हूँ ज़्यादातर लोग उसे बहुत सांवली कहेंगे। मेरे मस्तिष्क में यह बात नहीं घुस पा रही थी कि इस केस का सत्यवती के रूप से क्या नाता है, लेकिन कई बार ब्योमकेश के दिमाग के विचित्र मार्ग की कल्पना करना असंभव हो जाता है। मैंने गंभीरता से विचार करके कहा, यह सही है कि लोग सत्यवती को सांवली कहेंगे, किंतु मैं समझता हूँ कुरूप हरगिज नहीं। इतना सुनकर ब्योमकेश हंसकर उछल पड़ा और बोला, तुम्हारा मतलब जैसा कि कवि ने कहा है, काली है वह, तुम कहते हो काली, रात से भी काली, पर मैंने उन काली हिरणी जैसी आंखों को देखा है। ठीक है, यह तो बताओ अजीत, तुम्हारी सही उम्र क्या है? मैंने फिर चकराकर पूछा, उम्र? मेरी उम्र? जैसे कराली बाबू की मृत्यु के रहस्य का हल मेरी आयु में छुपा हो। ब्योमकेश के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने कुछ गुणा भाग करके बताया कि मेरी सही आयु 19 वर्ष 5 महीने और 11 दिन है। पर क्यों? ब्योमकेश ने संतोष की सांस ली और कहा, तो तुम मुझसे पूरे 3 महीने बड़े हो। इस बात का ध्यान रखना भूलना नहीं। तुम यह सब क्या कह रहे हो? मेरे भाई कुछ नहीं। मेरा सिर इस समय समस्या को लेकर चकराने लगा है। चलो आज रात को फिल्म देखते हैं। ब्योमकेश कभी सिनेमा नहीं जाता। सिनेमा या नाटक उसे पसंद नहीं थे, इसलिए पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ, फिर बोला, आज तुम्हें हुआ क्या? क्या वाकई पागल तो नहीं हो गए हो? ब्योमकेश ने हंसकर कहा, कोई ताज्जुब नहीं। मेरा जन्म चंद्र राशि में हुआ था और श्रीमान भट्टाचार्य ने मेरी जन्म पत्री देखकर बताया कि यह बालक चंद्रमा के प्रभाव में पागल भी हो सकता है। किंतु हमें देर हो रही है, चलो जल्दी से खाना खाकर निकलते हैं। मैंने सुना है कि चित्रा में बहुत अच्छी फिल्म लगी है, इसलिए खाना खाकर हम लोग चित्रा पहुंचे। फिल्म 9:30 बजे शुरू हुई। फिल्म लंबी थी, इसलिए 12 बजे के करीब ख़त्म हुई। हमारा घर कुछ दूरी पर था। कुछ एक बसें अभी दिखाई दे रही थी। जैसे ही बस स्टॉप की ओर बढ़ा, ब्योमकेश बोला, नहीं चलो हम लोग थोड़ा पैदल चलते हैं। वह तेजी से कदम बढ़ाकर चलने लगा। जब कॉर्नवालिस स्ट्रीट के बाद वह एक छोटी गली में घुसा तो मुझे समझ में आ गया कि हम लोग कराली बाबू के घर की ओर जा रहे हैं। मैं यह नहीं सोच पा रहा था कि आखिर इतनी रात गए वहां जाकर वह क्या करना चाह रहा था। बहरहाल मैं बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलता गया। हम लोगों की चाल साधारण चाल से कुछ तेज थी, फिर भी हमें वहां पहुंचने में काफ़ी समय लग गया। घर के सामने सड़क की लाइट जल रही थी। ब्योमकेश ने लाइट के नीचे अपनी घड़ी देखी, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ठीक उस समय सभी घड़ियों में 12 बजे के अलार्म बज उठे। ब्योमकेश ने खुश होकर मेरे पीठ पर एक हाथ मारा और बोला, वाह काम हो गया, चलो अब टैक्सी लेते हैं। दूसरे दिन सुबह करीब 8:30 बजे हम कराली बाबू के घर पहुंचे। पुलिस वालों के साथ विधु बाबू मौजूद थे। ब्योमकेश को देखकर पहले तो वे कुछ संकोच में पड़ गए, फिर अपने को संभालकर गंभीर आवाज में बोले, ब्योमकेश बाबू, शायद आप जान गए होंगे कि मैंने सुकुमार को हिरासत में ले लिया। वास्तव में वही हत्यारा है। ये बात तो मैं शुरू से ही जान गया था, पर इसका प्रपंच देख रहा था। वाकई?
यह कहकर ब्योमकेश ने विधु बाबू को बड़ी बड़ी आंखों को ध्यान से देखा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि कब वे कोई नया गुल खिला दे। यह सब देखकर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के चेहरों की हंसी फूट पड़ी और छिपाने के प्रयास में उन्होंने अपने चेहरे को दूसरी ओर घुमा दिया। विधु बाबू ने कुछ संदेह के लहजे में पूछा, आ जाने की कोई खास वजह? ब्योमकेश, नहीं कुछ नहीं, मुझे पता लगा कि एक नई वसीयत पाई गई है, मैंने सोचा एक नज़र देख लूंगा। काफी देर तक वे इस उलझन में रहे कि वसीयत ब्योमकेश को दिखाई जाए या नहीं। अंत में अनिच्छा से अपनी फाइल खोली और उसमें से एक दस्तावेज निकालकर ब्योमकेश की ओर बढ़ाया और ध्यान से, फाड़ वाड़ मत देना, वह वसीयत सुकुमार के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण सबूत है। कराली बाबू की हत्या करके सुकुमार चोरी करके यह वसीयत ले आया और उसे अपने कमरे में छिपा दिया। आपको मालूम है कहाँ छिपाया था? अपने कमरे में 3 अलमारियों के नीचे। क्या सुकुमार गिरफ्तारी के समय कुछ बोला था? क्या बोलता? वही जो सब कहते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, और चौंकने का नाटक। ब्योमकेश ने दस्तावेज को चारों ओर से जांचा, फिर बड़ी सावधानी से खोलकर पढ़ने लगा। मैंने भी अपनी गर्दन तिरछी करके ब्योमकेश के पीछे से देखा। एक सादे कागज पर टाइप किया गया था, आज सितंबर के 22वें दिन 1933 मैं पूरे होश हवास में अपनी वसीयत लिख रहा हूँ। मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी सारी चल और अचल संपत्ति के साथ साथ मेरी सारी धनराशि का उत्तराधिकारी मेरा कनिष्ठ भतीजा फनी भूषण होगा। इससे पूर्व लिखी गई अन्य सारी वसीयतें बाकायदा रद्द और निष्फल हो जाती हैं। हस्ताक्षर कराली चरण बासु। वसीयत पढ़ने के बाद ब्योमकेश उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें एक नए उत्साह से चमकने लगी। वह बोला, विधु बाबू, यह तो कमाल हो गया। यह वसीयत तो उसने अपने आप को रोक लिया और दस्तावेज को विधु बाबू की ओर बढ़ा दिया। विधु बाबू ने वसीयत को आश्चर्य में दोबारा शुरू से अंत तक सावधानी से पढ़ा, सिर उठाकर पूछा, क्या है इसमें? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। यह नहीं देखा? ब्योमकेश ने हस्ताक्षर के नीचे रिक्त स्थान को दिखाते हुए कहा। विधु बाबू ने जब वह देखा तो उनकी आंखें फैल गई। ओह, गवाहों के नाम? इतने में ब्योमकेश बोला, शांत। उसने शांत रहने का इशारा किया और दरवाजे की आहट लेने लगा। कुछ देर रुकने के बाद धीरे से उठा, आहिस्ता कदमों से दरवाजे तक पहुंचा और भग से दरवाजा खोल दिया। माखन लाल खड़ा चोरी से बातचीत सुन रहा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन ब्योमकेश उसकी बाजुओं को खींचते हुए उसे अंदर ले आया और उसे कुर्सी पर पटक दिया। इंस्पेक्टर, इस पर नजर रखना, भागने न पाए, इसके मुंह को भी बंद कर दो। माखन दहशत से आधा हो गया तो उसने बोलना चाहा, मैं चुप रहो, एकदम चुप। विधु बाबू, मजिस्ट्रेट से एक दूसरा वारंट मंगवाएं, अपराधी नाम की जगह खाली ही रखें, उसे हम बाद में भर लेंगे। वह विधु बाबू के नज़दीक पहुंच गया और झुककर उनके कान में बोला, तब तक आप इसकी पूरी खबर ले लें। आश्चर्य भरे लहजे में विधु बाबू बोले, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाद में बताऊंगा, इस बीच कृपया करके वारंट मंगवा ले। आओ अजीत। ब्योमकेश तेजी से सीढ़ियां चढ़कर फनी भूषण के कमरे के बाहर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा अपने आप ही खुल गया। हम लोगों को देखकर फनी चौंक गया। उसके मुंह से निकल गया, ब्योमकेश बाबू। हम लोग कमरे में आ गए। अब ब्योमकेश की फुर्ती प्रायः गायब हो गई थी। हंसते हुए बोला, आपको जानकर खुशी होगी, हमें पता लग गया कि कराली बाबू का वास्तव में हत्यारा कौन है। फणी एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, हाँ, मैंने सुना है कि सुकुमार बाबू को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं होता। हाँ, यह तो है, विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। उसके कमरे से एक नई वसीयत मिली है जिसमें संपत्ति का हकदार आपको बताया गया है। फणी बोला, यह भी मैंने सुना है। जब से मुझे यह पता लगा है मेरा मन खट्टा हो गया। महज कुछ 1000 रुपयों के लिए काका को जीवन खोना पड़ा। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, संपत्ति इन सभी पापों की जड़ है। मेरे लिए सारी संपत्ति छोड़ गए पर मैं खुश नहीं हूँ। ब्योमकेश बाबू, मैं चाहता था कि मुझे संपत्ति ना भी देते पर जीवित तो रहते। ब्योमकेश बुक शेल्फ के पास खड़ा पुस्तकों को देख रहा था। मन ही मन बोला, सही है, सही है, संपत्ति कभी सुख नहीं देती, कहावत सुनी है ना। यह कौन सी पुस्तक है? फिजियोलॉजी? अरे वह सुकुमार की पुस्तक है। ब्योमकेश ने पुस्तक निकालकर उसके मुख पृष्ठ को देखकर कहा। फणी धीरे से हंसकर बोला, हाँ, सुकुमार अक्सर मुझे मेडिकल की पुस्तकें पढ़ने को देता था। जीवन भी कितना विचित्र है। इस घर में केवल सुकुमार ही ऐसा व्यक्ति था जिसे मैं अपना मित्र समझता था, यहाँ तक कि अपने भाइयों से भी ज़्यादा। और वही। ब्योमकेश ने कुछ और पुस्तकें नीचे उतारी और आश्चर्य में कहा, आप तो खास पढ़ाकू व्यक्ति हैं, है ना? और क्या आप सभी पुस्तकों में पढ़ने के समय मार्क लगाते हैं? फणी, हाँ, पढ़ने के सिवाय मेरी और कोई हॉबी नहीं है। पुस्तकें ही मेरी साथी हैं।
केवल सुकुमार मेरे पास हर शाम आकर बैठता था। व्योमकेश बाबू, मेहरबानी करके मुझे यह बताएं कि क्या वाकई सुकुमार ने ही किया है? इसमें कोई संदेह का अवसर तो नहीं है? व्योमकेश ने कुर्सी पर बैठकर कहा, अपराधी के खिलाफ जो सबूत निकला है उसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं शेष है। आइए इधर बैठिए, मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। फनी उसके पास पलंग के किनारे बैठ गया। देखिए, हत्या दो प्रकार की होती है। एक वो जो अधिक आवेश में आकर की जाती है, जिसे हम आवेश में हत्या अथवा क्राइम ऑफ पैशन कहते हैं। दूसरे वे हत्याएं जो पहले से सोची समझी गई तथा पूर्व नियोजित होती हैं। आवेश की हत्या में अपराधी को पकड़ना आसान होता है। अधिकांश केसों में वह स्वयं ही स्वीकार कर लेता है, लेकिन जब आदमी सोच समझकर पूर्व नियोजित हत्या करता है तो वह अपने ऊपर आने वाले सारे संदेह को भी मिटा देता है। ऐसी स्थिति में उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। हमें नहीं मालूम है कि अपराधी कौन है और दूसरों पर संदेह करने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? हमारे पास केवल एक ही मार्ग बचता है कि हम हत्यारे के तरीके की जांच को केंद्र बिंदु बनाएं। इस केस में हमने एक विचित्र बात यह पाई कि हत्यारा चालाक और मूर्ख दोनों हैं। उसने हत्या बड़ी बुद्धिमानी पूर्वक की है, पर हत्या के सारे औजार अपने ही कमरे में छिपा दिए। आप ही बताइए, क्या यह जरूरी था कि हत्या के लिए सत्यवती की सुई का ही प्रयोग किया जाए? क्या शहर में सुइयों की कमी हो गई थी? और क्या वसीयत को इतनी सावधानी से छिपाना जरूरी था? क्या उसे फाड़कर फेंका नहीं जा सकता था? इस सब से क्या संकेत मिलता है? फणी अपनी ठोड़ी को अपनी हथेलियों में लिए सुन रहा था। उसने पूछा, क्या? व्योमकेश बोला, एक व्यक्ति जो स्वभाव से मंदबुद्धि है वह चालाकी से काम नहीं कर पाएगा, लेकिन जो व्यक्ति चपल है वह मूर्ख का नाटक बड़ी आसानी से कर सकता है। इसलिए यहाँ यह स्पष्ट है कि अपराधी चालाक है। लेकिन चालाक लोग भी गलती करते हैं, किंतु अपने को हमेशा सीधा साधा बनाने का प्रयास हमेशा सफल नहीं होता। इस केस में भी अपराधी ने कुछ छोटी छोटी गलतियां की हैं, जिनकी वजह से ही मुझे उसे पकड़ने में मदद मिली है। फणी ने पूछ ही लिया, कौन सी गलतियां? रुकिए रुकिए, व्योमकेश ने अपने पॉकेट से एक सफ़ेद कागज निकाला। मैं पहले इस घर का नक्शा बनाना चाहता हूँ। क्या आपके पास कोई पेंसिल या कुछ मिलेगा जिससे मैं नक्शा बना सकूँ? फणी के पलंग के तकिए के पास एक पुस्तक पड़ी हुई थी। उसने पुस्तक से लाल पेंसिल निकालकर व्योमकेश को दे दी। व्योमकेश ने पेंसिल को सावधानी से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, दरअसल मैं अब नक्शा बनाना उतना जरूरी नहीं समझता। मैं शब्दों में ही बता देता हूँ। अपराधी ने 3 भयंकर भूलें की। पहले यह कि उसने ग्रेज एनाटॉमी पुस्तक में कुछ लाइनों के नीचे मार्क लगाया। दूसरी, उसने भारी अलमारी खिसकाने में काफ़ी शोर किया। और तीसरी यह कि उसे कानून का कोई ज्ञान नहीं था। फणी के मुंह का रंग उड़ गया। उसने बुदबुदाने का प्रयास किया, कानून का ज्ञान नहीं, व्योमकेश ने दोहराया। और यही कारण है कि उसकी इतनी सफाई से बनाई गई योजना फेल हो गई। फणी का गला सूख गया। वह भराई आवाज में बोला, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया। व्योमकेश ने कड़े शब्दों में स्पष्ट किया, यह वसीयत जो सुकुमार के कमरे से मिली है वह कानून की नज़र में गैर कानूनी और व्यर्थ है, क्योंकि उसमें गवाहों के हस्ताक्षर ही नहीं है। लगा जैसे फणी बेहोश हो जाएगा। वह काफी देर तक चुपचाप पत्थर की तरह फर्श पर नजर गड़ाए बैठा रहा। फिर खोई नजरों से अपने सिर के बालों के हाथों से नोचते हुए बुदबुदाया, सब व्यर्थ, सब बेकार गया। नजरें ऊपर उठाकर बोला, व्योमकेश बाबू, क्या आप मुझे अकेले में छोड़ देंगे? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। व्योमकेश खड़ा होकर बोला, मैं आपको आधा घंटे का समय देता हूँ, अपने को आप तैयार कर लें। दरवाजे पर जाकर वह मुड़कर बोला, आपने सिलाई का होल्डर फेंक दिया है ना? लिया तो था आपने, क्योंकि वह मुझे सत्यवती की सिलाई टोकरी में नहीं मिला। पता नहीं क्यों आपने उसे सुकुमार के कमरे में क्लोरोफॉर्म के साथ नहीं छोड़ा। शायद जल्दीबाजी में दिमाग से निकल गया है ना? लेकिन यह तो बताएं, क्लोरोफॉर्म लाया कौन? माखनलाल? फनी तब तक तकिए पर पीछे की तरफ लुढ़क गया था। वह भर्राई आवाज में बोला, आधे घंटे बाद आइए। व्योमकेश ने कहा, अच्छा। दरवाजा बंद कर दिया। हम नीचे आकर बैठ गए। माखनलाल पुलिस के पास बैठा रहा। व्योमकेश ने नाराज होकर कर्कश आवाज में कहा, फणी को क्लोरोफॉर्म ला कर दिया? माखनलाल ने चौंक कर कहा, मैं कुछ नहीं जानता, सच सच बताओ, अन्यथा मैं तुम्हारा नाम वारंट में लिख दूंगा। माखन फूट फूट कर रोने लगा। सर, ईमानदारी से कहता हूँ, मैं इन सब में शामिल नहीं हूँ। फनी ने मुझसे कहा था कि उसे नींद नहीं आती, यदि क्लोरोफॉर्म की एक बूंद मिल जाती इसी से। ठीक है विधु बाबू, आप इसे छोड़ सकते हैं। जैसे ही माखन को छोड़ा वह भागा। व्योमकेश ने विधु बाबू से पूछा, क्या वारंट अभी तक नहीं है? नहीं, पर आता ही होगा। लेकिन वह किसके लिए है? कराली बाबू के हत्यारे के लिए। विधु बाबू भड़क उठे और सिर ऊपर उठाकर बोले, व्योमकेश बाबू, यह वक्त हंसी मजाक का नहीं है। कमिश्नर साहब,
क्या जरा सा आपको मानते हैं तो आप मुझ पर रौब घाटते फिर रहे हैं? यह भी मैंने सह लिया, पर अब मैं आपके बेसिर पैर के मजाक बर्दाश्त नहीं करने वाला। जी मैं मजाक तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, यही सच्चाई है, बिल्कुल स्पष्ट। ध्यान से सुनिए। और ब्योमकेश ने संक्षेप में सारी बातों का ब्यौरा दे दिया। विदु बाबू क्षण भर के लिए आश्चर्य में जड़वत हो गए, फिर चिल्ला उठे। अगर ऐसा है तो आपने उसे छोड़ा क्यों? छोड़ क्यों रखा है? अगर वह भाग जाए तो? नहीं, वह भागेगा नहीं। वह बेकसूर होने की दलील देगा, यही हमारी तुरुप चाल है, क्योंकि अदालत में हमारे लिए उसे दोषी ठहराना बहुत मुश्किल होगा, और अदालत में जूरियों को तो आप जानते ही हैं। उन्होंने दोषी को मुक्त करने का बस एक मौका चाहिए। हाँ हाँ, यह तो मैं भी जानता हूँ, पर विदु बाबू फिर कुछ चिंतन में लग गए। ठीक आधा घंटे बाद हम फणिभूषण के कमरे में गए। विदु बाबू ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और पहले घुसे और आगे जाकर एकाएक रुक गए। फनी पलंग पर लेटा हुआ था, उसका दायां पैर हाथ नीचे झूल रहा था और फर्श पर खून बह रहा था। उसके झूलते हाथ की नब्ज की नाड़ी कटी हुई थी, जिससे खून की बूंदें नीचे गिर रही थी। ब्योमकेश एक क्षण शरीर को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने नहीं सोचा था वह इस हद तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसके पास और उपाय भी क्या था। एक सफ़ेद कागज फणी के सीने पर रखा दिखाई दिया। ब्योमकेश ने उसे उठाकर जोर से पढ़ना शुरू किया। ब्योमकेश बाबू, अलविदा। मैं एक अपंग और व्यर्थ व्यक्ति हूँ। मेरे लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं। देखता हूँ कि ऊपर भी मुझे स्थान मिलता है या नहीं। मुझे मालूम है कि अदालत में आप मुझे दोषी साबित नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे लिए अब जीवित रहने का कोई मतलब नहीं रहा। अब पैसा ही नहीं मिलेगा तो मैं जीवित रहकर करूँगा भी क्या? मुझे काका की हत्या करने का कोई पछतावा नहीं है। उन्हें मेरे से जरा भी प्यार नहीं था। वे हमेशा मेरे लंगड़ेपन का मजाक बनाकर खिल्ली उड़ाते थे। किंतु मैं सुकुमार दा का जरूर अपराधी हूँ और इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ, लेकिन मेरे पास उनके अलावा कोई और व्यक्ति नहीं था जिसके मत्थे वह दोष मढ़ सकूं, और फिर उसके जेल चले जाने से मेरा एक फायदा और भी होता। यह लाभ मेरे मन में पल रही उस गुप्त इच्छा से संबंधित था जिसे अपंग होने के कारण मैं कभी जग जाहिर नहीं कर पाया। मैं यह नहीं बताऊंगा कि मुझे क्लोरोफॉर्म कैसे मिला। जो व्यक्ति मेरे लिए लाया था उसे मेरे उद्देश्य की जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में शायद उसे संदेह हो गया हो। आप सचमुच में विचित्र प्राणी हैं। आपने उंगली के उस होल्डर को भी नहीं छोड़ा। आपका कहना सही था, मैं उसे उठाना भूल गया था। यह मुझे याद तब आया जब मैं अपने कमरे में वापस आया। वह अब भी यहीं कहीं गिरा पड़ा होगा। उस रात जब मैंने सुई और होल्डर को सत्यवती की सिलाई टोकरी से चुराया था, उस समय वह रसोई में खाना बना रही थी। आपकी जगह यदि कोई और होता तो पकड़ नहीं पाता, लेकिन फिर भी मैं अपने को आपसे नफरत करने की स्थिति में नहीं ला पा रहा हूँ। नमस्कार, अब विदा लेता हूँ, बहुत दूर जाना है। भवदीय फणिभूषण कर। ब्योमकेश ने विधु बाबू को कागज पकड़ाते हुए कहा, मेरे ख्याल से अब सुकुमार को हिरासत में रखना जायज नहीं। उसकी बहन को भी खबर कर देनी चाहिए, और मेरे ख्याल से वह अभी अपने कमरे में ही होगी। चलो अजी। लगभग एक सप्ताह बाद हम दोनों एक दिन शाम को अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे। पिछले कुछ दिनों से ब्योमकेश रोजाना दोपहर में कहीं जा रहा था। उसने बताया नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। कई बार उसे कुछ गोपनीय केस मिल जाते थे जिनकी गोपनीयता रखने के लिए वह बताना उचित नहीं समझता था। मुझे भी नहीं बताता। मैंने पूछा, आज भी तुम्हें जाना है? ब्योमकेश ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, हाँ। कुछ रूखेपन से मैंने पूछ लिया, यह कोई नया केस है जो तुमने लिया है? केस? हाँ, लेकिन पूर्णतः गोपनीय है। मैंने विषय बदलते हुए पूछा, सुकुमार की रिहाई का मार्ग तो अब खुल गया है ना? हाँ, उसे जमानत के लिए अर्जी दे दी है। मैंने कहा, ब्योमकेश मुझे ठीक से बताओ, फनी ने यह हत्या कैसे की? मुझे विस्तार से समझाओ। अब भी मैं इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाया हूँ। ब्योमकेश ने चाय के प्याले को मेज पर रखकर कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ शुरू से अंत तक, सिलसिलेवार। उस दिन मोतीलाल ने कराली बाबू से झगड़ा किया था। शाम को जब सुकुमार को पता चला तो वह कराली बाबू के पास अपनी बात कहने गया, पर जब कराली बाबू ने उसे अपने कमरे से निकाल दिया तो फनी के कमरे में गया और लगभग 7:30 बजे तक वहां रहा। उसके बाद उसने खाना खाया और सिनेमा देखने चला गया। यहाँ तक तो कोई उलझन नहीं है ना? नहीं। रात में 8 से 9 बजे तक सत्यवती रसोई में थी। उस दौरान फनी ने उसके कमरे में घुसकर सुई और उंगली में लगाने वाला होल्डर चुरा लिया। उसने अनुमान लगा लिया था कि कराली बाबू इस बार फिर अपनी वसीयत बदलेंगे, जिसमें इस बार संपत्ति उसको ही मिलने वाली है। उसने फैसला कर लिया कि अब वह उस खुसट को अपनी वसीयत बदलने का अवसर नहीं देगा। फणी के मन में कराली बाबू के लिए नफरत थी।
अबंग लोग अपनी कमी को लेकर बहुत भावुक जो होते हैं, जो लोग उनकी कमियों को लेकर मजाक उड़ाते हैं, उनसे बदला लेने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। फनी इन्हीं बातों को लेकर उनसे नाराज था और बहुत पहले से उनकी हत्या की योजना बना रहा था। खानसामा के बयान के अनुसार हमें पता लगा कि मोतीलाल रात के लगभग 11:30 बजे घर से बाहर गया। अफीम की पिनक में अक्सर समय का हेरफेर स्वाभाविक है, इसलिए खानसामा निश्चय से कुछ नहीं कह पा रहा था। मेरे अनुमान के अनुसार मोतीलाल ने करीब 11:25 पर घर छोड़ा। उसकी कमजोरी थी, उसने शायद ही कभी रात घर में बिताई थी। मोतीलाल के चले जाने के बाद फणी अपने कमरे से निकला। मोतीलाल का कमरा कराली बाबू के कमरे के ठीक नीचे था। फणी नहीं चाहता था कि शोर या आवाज मोतीलाल को सुनाई दे, इसलिए उसने उसके जाने की प्रतीक्षा की। उसे कराली बाबू को क्लोरोफॉर्म से बेहोश करने में 5 मिनट लगे। उसके बाद फणी कराली बाबू की गर्दन में सुई को ठीक से नहीं घोंप पाया। सही निशाने के लिए उसे 3 प्रयास करने पड़े। यदि यह काम सुकुमार जैसा मेडिकल छात्र करता तो उसे इतना समय नहीं लगता। उसके बाद फणी दूसरे कमरे में गया। उसने मेज की दराज से कराली बाबू की अंतिम वसीयत निकाली। उसने पढ़कर देखा और उसका अनुमान सही था। वसीयत उसी के नाम की थी। इन सब कामों में उसे 10 से 12 मिनट का समय लगा। अब उसके लिए समस्या यह थी कि उस नई वसीयत का क्या करे। वह उसे उसी लॉकर में छोड़ दे सकता था, पर उससे सुकुमार के गले में फंदा कैसे लगता, और अपने को बचाने के लिए उसे किसी पर इल्जाम थोपना जरूरी था। इसलिए उसने वसीयत और क्लोरोफॉर्म को सुकुमार के कमरे में छिपा दिया। वह जानता था ऐसी हत्या में बाद में कमरों की तलाशी होती है और उस तलाशी में ये दोनों चीज सुकुमार के कमरे से निकलेंगी। इस तरह एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे, सुकुमार की फांसी का फंदा और फणी की वसीयत की संपत्ति। उसने जब अलमारियां खिसकाई थी तब उनकी आवाज हुई थी। इसी से सत्यवती की नींद टूटी थी। उस समय 11:15 थे। सत्यवती ने सोचा सुकुमार सिनेमा देखकर लौटा है, लेकिन सच्चाई यह थी कि सुकुमार उस समय तक वापस नहीं आ सका। वह जब वापस आया तब सभी घड़ियों में 12 के घंटे बज रहे थे। क्या अब भी कुछ जानना चाहते हो? और वसीयत में गवाही न होने का कारण क्या हो सकता है? ब्योमकेश एक क्षण सोचकर बोला, लगता है कि कराली बाबू ने वसीयत रात के खाने के बाद लिखी है और चाहते थे कि सुबह वे खानसामा और नौकर से उस पर हस्ताक्षर करवा लेंगे। कुछ देर हम लोग शांति से सिगरेट के कश लगाते रहे। फिर मैंने ही पूछा, क्या सत्यवती से तुम दोबारा मिले? क्या कहा उसने? खूब धन्यवाद दिया होगा तुम्हें, है ना? ब्योमकेश ने चेहरे पर निराशा लाते हुए कहा, कुछ नहीं, केवल साड़ी से सिर ढककर मेरे चरणों का स्पर्श किया, बस। बहुत शालीन लड़की है, क्यों? ब्योमकेश खड़ा हो गया और मेरी ओर उंगली उठाकर बोला, तुम मुझसे उम्र में बड़े हो, याद रखना। और बिना उत्तर दिए अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर में सज धज के आया। देखकर मैंने कहा, तुम्हारा गोपनीय क्लाइंट लगता है बहुत ही शौकीन, जासूस को भी रेशमी कुर्ते में देखना चाहता है, क्या कहने? ब्योमकेश ने सेंट से सुगंधित रुमाल से मुंह पोंछा और बोला, हाँ, सत्य का अन्वेषण कोई मजाक नहीं, उसके लिए बाकायदा तैयारी करनी पड़ती है। मैंने कहा, लेकिन सत्य का अन्वेषण करते हुए तुम्हें अरसा बीता है, इससे पहले तो मैंने तुम्हारी इतनी सज धज नहीं देखी। ब्योमकेश ने गंभीर मुद्रा में कहा, दरअसल सच्चाई यह है कि सही मायनों में सत्य की खोज मैंने हाल ही में शुरू की है। तुम्हारा क्या मतलब है तुम ही जानो। मतलब गहरा है मेरे भाई, देसी आंखों से देखो। और एक शरारत भरी मुस्कान छोड़कर जाने के लिए उठ गया। सच्चाई, सत्य? मैंने मस्तिष्क दौड़ाया और फिर सब कुछ समझ में आ गया। मैंने दौड़कर ब्योमकेश को कंधों में जकड़ लिया। सत्यवती, अब समझा, यह थी तुम्हारी सत्य की खोज जिसके लिए इतने दिनों से भागते रहे हो। ब्योमकेश, तू भी यार इतना मतवाला निकला। शेक्सपियर ने ठीक ही कहा है, यह सारी दुनिया ही प्यार का जंजाल है। ब्योमकेश बोला, अब खबरदार, तुम मुझसे बड़े हो और इस लिहाज से तुम उसके आदरणीय जेठजी लगते हो। इसके बाद दोस्ती की परिभाषा नहीं चलने वाली। मैं भी तुम्हें भाई साहब कहकर पुकारूंगा, इससे तुम्हें आसानी भी रहेगी। मैंने टोक दिया, कहाँ पे? अब मैं खटमल हो गया हूँ? मैं साहित्यकारों की नक्सलियत को बखूबी परिचित हूँ। मैंने जोर से निश्वास छोड़कर कहा, अच्छा बाबा, आज मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मैंने ज्ञानी की मुद्रा में ब्योमकेश के सिर पर हाथ रखकर कहा, जाओ तात, विलंब न करो, 4 बज रहा है, तुम्हें शीघ्र ही चलना चाहिए और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम सदैव सत्य की खोज में लगे रहो, चाहे स्त्रीयोजित हो अथवा सांसारिक। और ब्योमकेश चला गया।